जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज मैं एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ रहा था। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिस के कांस्टेबल को बहाल किया है। उससे पुलिस कांस्टेबल को तेलंगाना पुलिस के भर्ती बोर्ड ने उसको निकाल दिया था। उसके ऊपर जो आरोप थे उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। भर्ती से पहले उसके ऊपर एक एफआईआर थी किसी लड़की की, जो 420, 417 और 506 में उसके ऊपर एक एफआईआर हुई थी और वो एफआईआर का मामला खत्म भी हो गया था। लेकिन उसके बावजूद उसको पुलिस विभाग ने निकाल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करते हुए उस केस में बहुत सी चीज़ें कही हैं। तो मैं आज आपको ये फैसले का पूरा जजमेंट सुनाना चाह रहा हूँ। और मैं क्यों सुनाने चाह रहा हूँ कि इसी तरह हमारी सेना का और उनके अधिकारियों को, खासकर उनको ये जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना में अभी कुछ दिन पहले ही एक केस मेरे सामने आया था। उस केस के सिलसिले में मैंने उनके सीओ साहब से बात करी। जब उस बंदे का, हमारे एक सेना का हवलदार, जिसका इन्होंने जीसीएम करके उसको घर भेज दिया, ठीक है, सूखा घर भेज दिया, जबकि उसकी पूरी पेंशनेबल सर्विस थी। और सेम इसी तरह का एक आरोप उनके ऊपर एक महिला के द्वारा लगाया गया था। शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा। लेकिन हमारे केसों में क्या होता है, इसको लेकर मैंने, हमारे एक रिटायर्ड जज साहब हैं जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मैंने चर्चा की थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट जब इनमें चीज़ों में फैसला देता है तो इस तरह के कुछ हमारे भी केस, सेना में ऐसे केस हो रखे हैं जिसमें इस तरह का आरोप लगाकर उस बंदे को घर भेज दिया गया और वो अभी तक जजमेंट में नहीं आ रहा है। तो जज साहब ने एक चीज़ मेरे को सही बताई, मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम क्या गलती करते हैं सबसे बड़े, कि जब डिपार्टमेंट में इस तरह का कोई केस आ जाता है, केस आते समय हम उस समय लास्ट स्टेज में हमें बताया जाता है कि वकील रखो। तो पहली बात तो बहुत से लोग वकील ही नहीं रखते, और रख भी लेते हैं तो टोटल का वो वकील वहीं आता है, वहीं चाय पानी पीकर फौज उसको, जो अधिकारी हैं उसको गुमराह कर देते हैं, वो उसको भी नहीं बोलने देते। और बहुत से केसों में तो हमारे ही अधिकारी हमारे जवान को ये गाइड करके रखते हैं कि भाई तू बताना मत किसी को और टेंशन ना ले, हम इसमें छोटा मोटा सजा देके और तेरी पेंशन बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा। झूठे आश्वासन देकर उस बंदे को गुमराह करके ना तो वकील बुलाने देते और बाद में बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, भाई ऊपर से आए। ऐसे ही केस की मैं बात कर रहा था, एक हवलदार के साथ जो ये केस हुआ था, उसमें उनके सीओ से मैंने 2-3 बार बात की। पहली बार बात तो सीओ साहब बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत हमारा बढ़िया बंदा है और हम इसकी पेंशन बचा लेंगे। मैंने भी सीओ साहब को ये कहा था कि भाई चलो इससे गलती हुई है या इतनी बड़ी गलती भी नहीं है। और उस केस में भी जिस महिला का आरोप था वो भी कोई पुलिस रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं थी। उसमें हमारे ही एक सूबेदार साहब इतनी चमचागिरी करते हुए, एक अपनी ऑनरी के चक्कर में एक मेजर साहब थे या ओसी बन गए थे, टवाइसी को जाकर कि साहब इस हवलदार का उस औरत से कुछ लेन देन है, और उस टवाइसी ने उसको बुलाकर उससे एक एप्लीकेशन लिखवाई कि तू बता कि भाई तेरे साथ ऐसे ऐसे इसके संबंध है, और उस आधार पर उस हवलदार का कोर्ट मार्शल करके घर भेज दिया। एक तो हमें उस हवलदार जी ने बताया कब, लास्ट स्टेज पर। ऐसे में सबसे बड़ा तो ये है कि हमारा बंदा सबसे बड़ा कि मैं अब मैं जाऊंगा और मेरे पे आरोप लगेगा तो गांव और लगभग हमारे सेना के अंदर ओआरएस रैंक 90% या 95% गाँवों से आते हैं। तो वो गांव घर में चिंता में कि मैं घर जाऊंगा, किसी को पता चल जाएगा या मेरे ऊपर ऐसे आरोप है तो मेरा परिवार टूट जाएगा, और इस तरह की सोच रखते। पहली बात तो किसी को बताते नहीं है। फिर भी इसने कहीं कोशिश करके अपने भाई को बताई, भाई के अलावा किसी परिवार वालों को पता नहीं था। भाई ने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है। मेरे को अब क्या हुआ, बोले सर अब तो सर लास्ट ही चल रहा है।
तब भी मैंने उनके सीईओ से बात करी तो पहली बार तो श्रीमान जी ने बोला नहीं नहीं, हम तो अपने जवान का ये बचाएंगे फलाना। फिर मैंने उस बंदे से बात की, बोले सर ये तो मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, ये तो कुछ नहीं करेंगे शायद। फिर मैंने दोबारा सीईओ साहब से बात की कि सर आपके हाथ में नहीं है तो बताओ, हम कोशिश करेंगे। बोले यार मेरे को पता नहीं, हमने तो फाइल ऊपर भेज दी। कुछ नहीं बताया उस श्रीमान जी ने, लेकिन हमने और सोर्सों से उस बंदे ने से भी पता किया तो उस बोर्ड ने उसको सूखा कर भेजने के लिए जेओसी साहब के उसके पास फाइल भेज दी कि भैया एलिगेशन है और इसको घर भेजना है। तब उस बंदे ने बोला कि सर ये तो मेरे को सूखा भेजेंगे, अब क्या करें। फिर मैंने पूरी कहानी बता करी। वो जो कहानी थी, हिमाचल की एक लेडीज थी, मैंने बोला कि भाई उस लेडीज से कोशिश करो एक राजीनामा लिखवाओ उसमें स्टाम्प के ऊपर, वो मान जाए तो। हमने भी सोर्स लगाए, अपने जो बंदे थे एक सर्विसमैन उसके भाई ने भी, और सब तरह करके, और उस लेडीज ने राजीनामा लिख दिया। पहले तो नहीं मानी लेकिन बाद में राजीनामा लिख दिया। अच्छा, राजीनामा का भी जब एक उस ट्वाइसी जो मेन इसमें बंदा था वो जो ट्वाइसी, ठीक है, और वो ट्वाइसी भी उस बंदे से दुश्मनी क्यों रख रहा था कि एक ऑपरेशन में, एक तो पहले जब ये ट्वाइसी जब शुरू में ये कोई स्पेशल फोर्स का मामला है, जब स्पेशल फोर्स में ये आया तो हवलदार जी ने इसका ढांचा देख के बोले भाई ये तो मुश्किल ही आ सक्सेस होगा, क्योंकि वो सिफारिश से आया हुआ था, फिट फॉर नहीं था। और जब वो रनिंग वगैरह ये करता था तो क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर था उसको डांटता भी था कि साहब ऐसे तो ये पार नहीं पड़ेगी, जो रिपोर्ट है ऊपर ये भरी जाएगी। तो एक तो उस वजह से चिढ़ता था, और एक कहीं ऑपरेशन हो रहा था ग्राउंड में, और ऑपरेशन में इस हवलदार ने मतलब स्नाइपर से फायर करके मिलिटेंट को मारा था, और उधर से जब फायर आ रहा था तो ये जो ट्वाइसी था वो झाड़ियों में छिप गया जब गोलियां सामने आई, और छिप गया। और जो, हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसके पैंट में पेशाब लगाया, पानी लगा। जो बाकी बंदे बाद में जब वो स्नाइपर से उस हवलदार ने 2 मिलिटेंट मारे तो उसने बाद में खड़ा होकर आया कि पूरी पार्टी को कि भाई मैंने मारा है, ठीक है। जबकि बोला उस हवलदार ने बोला भाई स्नाइपर तो मेरी चली है, आपकी तो गोली नहीं चली, चेक करो तो उसमें पूरी गोली थी। और इसके मुंह से ऐसे निकल गया, ये किसी दूसरे को कह रहा था, बोले इसकी देखो सामने पैंट, ये तो थोड़ा पेशाब करके वहां कूद गया था। ये बात उस ट्वाइसी तक पहुंच गई। तो उस समय तो उसको इसने कुछ नहीं कहा, इसको बोला कि ऐसा नहीं है। इसने अपने 2 राउंड निकाल कर उसके बाद फायरिंग करके कि भाई यार तेरे को मैं जो भी सूबेदार बना दूंगा और करूंगा, और तू इसमें मेरा रोल रहेगा, तो मैं भाई जल्दी कर्नल अप्रूवल हो जाऊंगा और बाद में तेरे काम आऊंगा। तो उसने एक तो पूरा उस चीज का भी पूरा वो लेकर मेडल भी वो ले गया। मेडल लेने के बाद में वो उस समय मतलब शायद मेजर था या ट्वाइस, बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल बना। ये उसकी कहानी पहले की है, लेकिन बाद में जैसे ही वो ट्वाइसी बना और सीओ छुट्टी पे गया तो फुल कमांड उसकी आ गई। तो उसके दिमाग में तो वही चल रहा था कि एक तो ये मेरे को पहले भी बोलता था कि भाई मैं फिट नहीं हूँ स्पेशल फोर्स के लिए, और दूसरा इसने मेरे को बंदों को कहा था कि इसने तो पैंट में पेशाब कर दी। तो डायरेक्ट तो, क्योंकि ये जो हवलदार जो बंदा था स्नाइपर बहुत तगड़ा था, डायरेक्ट तो उसको कुछ कर नहीं पाया। तो उसने लगाया कि भाई इसकी कुछ कमी ढूंढो। तो हमारे बीच में से ही बोलते ना कि वो, इसीलिए कई बार अधिकारी कमेंट्स लिखता है, हालांकि मैं चिढ़ता भी हूँ, लेकिन कई बार हम सोचते हैं तो उनके पॉइंटों में कुछ दम भी है। जैसे कल परसों मैंने जिक्र किया था कि ने लिखा था कि आप सारे 2 अफसरों पर गिनते हो, आपके बीच में भी जेसीओ और एनसीओ भी, सिपाही भी, सारे भी ऐसे लोग हैं कि खुद ही आपस में एक दूसरे की चुगली करके ज्यादा सजा तो उस वजह से होती है। अब यहाँ हमारे कई जेसीओ एनसीओ जो भी चिढ़ जाएंगे तो चिढ़ना नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में चुगलियां करके नौकरी करते हैं, दूसरे की नौकरी खतरे में डालते हैं। तो ऐसे ही एक जेसीओ जो ओनरी के चक्कर में ट्वाइसी साहब ने उसको बोला यार इसका कुछ पकड़ो कहीं ना कहीं, इसने ऐसे किया था, मैंने इसको फंसाना है। तो कुदरती वो जैसे टुकड़ी जाती थी, एक दिन वो जेसीओ साहब कोई बाहर किसी टुकड़ी के साथ कमांडर बनकर गए थे। तो घूमते घूमते कहीं पता नहीं कैसे कहाँ एक कोई महिला टकराई, और उस महिला ने इनसे ऐसे पहुंच लिया, बोले और साहब आपकी ये टुकड़ी आजकल तो इधर घूमती नहीं, काफ़ी दिनों में आपकी यूनिट की टुकड़ी आई है। बोले हाँ वैसे ऐसे ही नहीं आते। तो उसने उसका नाम लिया, बोले सर आजकल वो हवलदार जी वो नहीं दिखाई दे रहे। तो अब वो जेसीओ साहब क्या मूड रहा, एक तो
उसका नाम आ गया, एक 2IC की बात याद आ गई, और दूसरा चस्का लेने के लिए उससे बातें शुरू कर दी, उससे बातें कुरेद कर निकाल लिया कि भाई तू कैसे उसको जानती है, क्या है। बोले नहीं बस ऐसे ही आते जाते थे, मेरे से मिलते थे, दोस्ती थी। तो उस दोस्ती का वो लेकर 2IC के कान भरे, और 2IC साहब ने उसको क्या बोलते हैं, उस महिला को बुलाया, कुछ लालच दिया कि बोले तू एक बता कैसे जानती है, क्या क्या है। बोले जी हाँ मेरे पास आते हैं, कई बार छुट्टी आते जाते टाइम रुक जाते हैं, और अच्छे व्यक्ति हैं। रुक जाते हैं मतलब इतनी दोस्ती है। बोले तेरे पास कोई फोटो फाटू है? बोले हाँ जी मोबाइल में। तो वो बात है कि गलती से उसके मोबाइल में उसकी फोटो थी साथ में। तो उसी समय हवलदार को बुला के डाल कस्टडी में, उसका फ़ोन भी ले लिया। अब ऐसी चीज़ों में सबसे बड़ी ये तो होता ही है, बंदा थोड़ा बहुत दोस्ती होती तो फोटो फाटो ले लेता है। वो फोटो भी मिल गई, और उसे एप्लीकेशन लिखा दिया कि बोल इसको कि मेरे को शादी का झांसा दे रहा था और मेरे साथ ये बनाया। सेम यही जो केस जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, और उस हवलदार का भाई इंक्वायरी बैठाना शुरू कर दिया। उस आधार पर केस बना दिया कि भाई इस एक एप्लीकेशन लिख कि तूने इसने झूठा बोला, रे तेरा कुछ नहीं करेगा, फलाना है तो यहाँ से जाने वाला है। उस समय कोई विदेश जाने में उसका नंबर था, और उससे इस आधार पर फंसाकर उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस तरह बैठाई, और इंक्वायरी बैठाकर उस बेस में फिर उस सीओ साहब भी आ गए कि साहब ये ऐसे ऐसे इसकी रिपोर्ट है। वो बेचारा मना भी करता रहा कि भाई मेरी तो नॉर्मल सिर्फ एक दोस्ती है, और यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट का कानून भी यही कहता है। इस पुलिस वाले कानून में भी उसने, इस सिपाही वाले कानून में भी, और उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बालिग लोग हैं, बालिग आदमी और औरत अगर किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दोस्ती रख रहे हैं, तो वो किसी भी एंगल से कोई गलत नहीं है। हाँ अगर किसी की रिपोर्ट भी आ गई, इन केसों में दो चीजें हैं। जैसे इस वाले में क्या हुआ, अब मैं थोड़ा सा यहाँ इस कहानी को रोकता हूँ, पहले उसको भी पूरा कर देता हूँ, फिर इसको पूरा करूंगा। जैसे इस वाले में क्या हुआ, ये 2014 में तेलंगाना का ये जवान, उस समय बंदा 18 साल 19 साल के लगभग था, और ये किसी लड़की से प्यार करता था। 4 साल ये रिलेशनशिप में रहे, शादी के वादे वुदे हुए, बालिग थे दोनों, संबंध बने या नहीं हालांकि उसमें दिया हुआ है जिक्र। 4 साल बाद इसने दूसरी जगह जब शादी करने की कोशिश की तो उसने FIR कर दी। 2015 में एक FIR लंच होगी, और इसके ऊपर वही 420, 417, 506 जो भी 3-4 धाराओं में लगाकर मुकदमा दर्ज हो गया। अब मुकदमा दर्ज हुआ तो इधर बंदे की उस समय एज थी कि इसको सर्विस चाहिए थी, सर्विस चाहिए थी, दूसरी शादी भी कर ली इसने, मतलब उससे शादी नहीं की, दूसरी जगह शादी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ आगे क्या बोलता है वो भी आपको बताऊंगा कि भाई ठीक है इनका दोस्ती रही, दूसरी शादी हो गई तो कोई गुनाह तो नहीं है। सबसे बड़ा क्या था कि इसको दूसरी शादी और उसके बाद इसने पुलिस की भर्ती देखी थी, तो उसमें इसका मतलब नौकरी पे इसको जाना था। तो इसने जो लोक अदालतें चलती हैं, लोक अदालत के थ्रू भाई बैठ गए और इन्होंने कंप्रोमाइज करके उस मामले को खत्म कर दिया। मतलब वो लड़की ने कह दिया कि भाई मेरी तरफ से इसने शादी कर ली और अब मैं भी नहीं चाहती, और हमारा जो भी मामला है दोनों आपस में कंप्रोमाइज करते हैं, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसका मतलब कानूनन तौर पर मामला खत्म हो गया। उसके बाद में बंदा पुलिस में भर्ती हो जाता है। अच्छा, भर्ती होते समय उसमें जो कॉलम आते हैं कि भाई आपके ऊपर कोई FIR है, कोई आपराधिक मामला है या नहीं है, या पहले था तो उसका क्या हुआ, तो वो सब लिखना पड़ता है। इस बंदे ने ऑलरेडी खुद ही लिखा भी कि भाई हाँ मेरे ऊपर एक FIR हुई थी और लोक अदालत के माध्यम से वो खत्म भी हो गई, बता भी दिया सर। पास होने के बाद में जब बात ट्रेनिंग सेंटर में जाने की आई, वहाँ भर्ती बोर्ड ने इस मामले को देखा, तेलंगाना भर्ती पुलिस बोर्ड ने, और इसको बुलाकर बोला हाँ भाई बताओ ये पूरी कहानी क्या थी। तो इसने पूरी कहानी भी बता दी। तो इस कहानी बताने के बाद में इसको वहाँ से डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया कि भाई आप यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपराध किया था और लड़की का आपके ऊपर आरोप था और आपने कंप्रोमाइज किया, इसका मतलब आप गिल्टी थे, आप मतलब गलत किया तो ही तो आपने कंप्रोमाइज किया। इस तरह के केस लगाकर इसको घर भेज दिया। उसके बाद ये बंदा स्टेप बाय स्टेप कोर्ट गया, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया, पहली बात तो ये कि भाई इसका कोई मामला हुआ था FIR। हालांकि किसी भी मामले को जो भर्ती बोर्ड, जैसे खासकर बेल्ट फोर्स में ही लोगों को ज़्यादा मतलब टेंशन होती है और इस तरह के मामलों को कुरेद कर पहुँचते हैं,
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ आप जांच कर सकते हो, लेकिन जांच करने के लिए आपको हर एंगल को देखना चाहिए। पहला एंगल तो ये कि उस लड़की ने जो इनके ऊपर FIR करवाई थी वो धोखाधड़ी 420 की और शारीरिक संबंध की इनकी तो थी, लेकिन उसमें कहीं भी कोई रैप का या बलात्कार का मतलब जबरदस्ती वाला मामला तो था नहीं, और ना ही कोई जबरदस्ती की रिपोर्ट थी। पहला एंगल तो ये देखा। दोनों बालिग थे, 4 साल से अगर साथ रह रहे थे तो उसमें कोई बलात्कार